नमस्कार। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है, कूलाम्ब्स बल या फिर वैद्युत बल जिसे कहते हैं, तो उसके लिए कूलाम के नियम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया हुआ है कक्षा 10 में, और उसके अलावा कक्षा 11 में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी एक चुंबक के चारों ओर अगर कोई दूसरा चुंबक लाया जाता है तो वह चुंबक पहले चुंबक के कारण या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो पहले चुंबक का एक क्षेत्र है, एक फील्ड है उसका, जहां तक कि उसका प्रभाव किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है कि किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी वस्तु जो है आकर्षण का अनुभव करती है, कोई एक गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी आवेश, वैद्युत क्षेत्र जो है, जो वैद्युत है वो आवेश के कारण उत्पन्न होता है, तो वैद्युत क्षेत्र भी आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सपोज हमारे पास एक आवेश है प्लस, एक प्लस आवेश है, इसके नजदीक में यदि हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो वह आवेश अगर ऋणात्मक होगा तो आकर्षण का अनुभव करेगा, यदि इसी समान आवेशों का धन होगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार इसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब किसी भी चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं, उसमें हमने निचली कक्षा में पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, वे निष्कोण वक्र के रूप में जाती हैं, दूसरे को काटती नहीं है। तो उनका जो चित्र हमने बनाया था सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि यदि हम कोई धनावेश है, इस धनावेश के निकट हमें चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से जो है उसको हम खींचें, तो उसके लिए ये माना जाता है कि यदि इसके नज़दीक में यदि हम एक कोई धनावेश परीक्षण आवेश लाएं और उस परीक्षण आवेश को स्वतंत्रपूर्वक इसमें जाने दें, तो जिस पथ पर वो जाएगा वही पथ जो है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यदि इसके निकट हम कोई धनावेश लाएंगे तो आप जानते हैं कि धन को प्रतिकर्षित करता है, तो इस प्रकार से ये धन आवेश, दूसरा धनावेश ऊपर की दिशा में जाएगा। अगर हम इधर की जाएं तो इस दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है किसी धन आवेश के चारों ओर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। और इसी प्रकार से यदि आप ऋण आवेश का क्षेत्र प्रदर्शित करना चाहें तो ये हमारे पास आवेश ऋण आवेश है, और इस पर हम देखें तो कोई भी धनावेश अगर हम लाएंगे तो ये अपनी ओर को आकर्षित करेगा, जिस कारण से इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की तरफ होंगी। ये इस तरह से, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसलिए इनको डॉटेड के द्वारा दिखाया जाता है। अब यदि एक धन और एक ऋण दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक आ जाएं तो उसके द्वारा किस प्रकार का एक जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, कैसे बनेंगी, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। इसमें अगर हम एक दूसरे के नजदीक लाएं तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं इसके चारों ओर बनती हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाएंगी, तो इनका जो एरो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा इस प्रकार से,
तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि किसी भी आवेश के चारों ओर धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जिस दिशा में धनावेश चलेगा वही दिशा उस आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इनको देख करके हम वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बनाते हैं, जो कि आपको यहाँ किनारे पर साइड में दिख जाएगी। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये यहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह किसी धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण वक्र हैं जो उन बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये इस प्रकार से हमारी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बन जाती है। तो उसके बाद अब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इनके गुण क्या हैं? तो इसके 2-4 गुण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका पहला गुण है, आप लोग चित्र की सहायता से देखेंगे कि ये सदैव जो धनावेश पर है ये हमेशा धनावेश से बाहर की ओर जाती है और ऋणावेश में अंदर की ओर आती है। क्या ये कह सकते हैं ये सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती है, नंबर 1। दूसरा, ये निष्कोण वक्र होती हैं, अर्थात ये कभी भी स्मूथ वक्र होगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी, तो निष्कोण वक्र होगी। और इनका घनत्व आवेशों की ओर अधिक तथा बीच में कम होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके बहुत 4-5 गुण हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है वो है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये अक्सर जो है क्वेश्चंस आता भी है कि क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो 5वां गुण है जो साइड में आपके 5 के 5 जो वैद्युत बल रेखाएं उनके गुणों को मैंने यहाँ लिखा भी है। इसमें से 5वां गुण है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी आता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसके पीछे उसका लॉजिक यह है, यदि 2 बल रेखाएं हैं, कोई हमारी यहां से हमारी बल रेखा आ गई और एक बल रेखा इस प्रकार से माना जाती है, तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही। अब दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करना चाहिए। अब प्रतिच्छेदित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा अगर हम यहाँ पर खींचें तो एक स्पर्श रेखा ये आ जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये आ जाएगी। तो इस बिंदु पर जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं वहां पर 2 स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। अब जो स्पर्श रेखा है वह किसी आवेश, उस बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस बिंदु P पर बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, अर्थात आवेश पर 2 बल कार्य करेंगे। बल एक कार्य करेगा परंतु उसकी दिशाएं 2 हो जाएंगी, तो जो कि ऐसा संभव नहीं है। एक टाइम पर एक बिंदु पर एक ही बल की दिशा होगी, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि 2 जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो इस प्रकार से ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें अगला है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र का हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमने निचली कक्षा में पढ़ा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमने आपको डिस्कस किया, तो उसी प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र को समझा सकते हैं। जिस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को समझाया जाता है, तो उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं को भी समझाया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो किसी भी, हम जानते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र होता है, और वो वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से फैला रहता है। तो यदि आप चुंबक के केस में देखें तो चुंबक के ध्रुवों के नज़दीक अगर आप आते हैं तो आप लोग देखेंगे वहाँ पर जो है चुंबकीय बल ज़्यादा होता है, अर्थात दूसरा जो चुंबक है वो ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होता है। जैसे जैसे हम चुंबक के दूर जाते हैं वैसे वैसे वो बल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वह दूरी के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो सेम इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है कि किसी आवेश के यदि आप नजदीक जाएंगे, निकट होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अब हमें किसी पर्टिकुलर बिंदु पर ये देखना है कि माना हमारे पास एक आवेश है Q, इससे कोई बिंदु R दूरी पर एक बिंदु है P, इस दूरी पर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो आवेश है यहाँ पर Q और यहाँ पर एक आवेश Q0, हम एक परीक्षण आवेश कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। उस बल को कैलकुलेट करेंगे, वह बल इस आवेश पर कितना कार्य कर रहा है, एकांक आवेश अगर ये है तो यहाँ पर ये बल कितना होगा, तो वही उसी बल का परिमाण ही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात ये परीक्षण आवेश यदि 1 कूलम है तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर जितना भी बल लगेगा, वैद्युत बल उत्पन्न होगा, वही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम इस प्रकार से गणितीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E द्वारा लिखा जाता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F/Q, Q0। यहाँ पर Q0 जो है परीक्षण आवेश है और F यहाँ पर वैद्युत बल है जो कि परीक्षण आवेश पर Q के कारण लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं। इसी को, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो इसको वेक्टर के रूप में भी लिखा जा सकता है। हम इसको वेक्टर के अगर रूप में लिखें तो E इज इक्वल टू F/Q0, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम परिभाषित इसको करना चाहें कि E को हम परिभाषा इसकी देना चाहें, तो आप जानते हैं कि Q0 इज इक्वल टू यदि 1 कूलम हो जाए तो यहाँ पर E की जो वैल्यू हो जाएगी वह F की वैल्यू है। तो इसके द्वारा हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल या वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। E इज इक्वल टू F/Q0। ये बहुत इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर अन्य जो इतने भी फॉर्मूले हमारे डिराइव होंगे वे सारे फॉर्मूले इसी बेस पर। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि एक भौतिक राशि है और हर भौतिक राशि का एक मात्रक और बीमा अवश्य होती है, तो इसका जो अगर हम मात्रक की बात करें तो F का मात्रक होता है न्यूटन, आप सभी जानते हैं, और Q0 का मात्रक पिछले उसमें हमने पढ़ा था, आवेश का मात्रक कूलम। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वह न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगर हम बीमा की बात करें तो इसकी बीमा जो है, आप जानते हैं कक्षा 11 में बीमा निकालना हमने, बल की बीमा और आवेश की बीमा को हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से बल की बीमा हम लोग जानते हैं mL/t-2 और आवेश की बीमा होती है AT, धारा गुना समय। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर ये बीमा आ जाएगी mL/t-3A-1। तो इस प्रकार से ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। उसका सूत्र, मात्रक और बीमा। और ये एक बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आने वाले उसमें हम सारे जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितने भी डेरिवेशन होंगे इसी फॉर्मूले की सहायता से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बेसिक है, जिस प्रकार से हमारे सूत्र में हमारा जैसे कूलॉम का नियम है, वो किसी भी वैद्युत बलों की जब हम आगे तो करते हैं तो वो बेसिक बल हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q, उसके कारण
आर दूरी पर कोई एक बिंदु है P, उस बिंदु पर कितना एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसको हमने फॉर्मुलाइज करना है, उसको फॉर्मूले के रूप में देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि माना हमारे पास एक आवेश है Q, दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है। धन और ऋण से सिर्फ अंतर इतना आएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। धन की दिशा अभी मैं बताऊंगा कि माना यहाँ से एक परीक्षण, माना वहां पर हमारे पास एक बिंदु है P जो कि इस बिंदु से R दूरी पर, तो इस बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश यदि होता, सपोज अगर माना यहाँ पर हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश होता Q0 और ये भी अगर पॉजिटिव है, सपोज ये भी अगर प्लस है, तो दोनों धन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, E, इसकी दिशा आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है यदि कोई भी धन आवेश है तो उसके द्वारा उसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वह सदैव बाहर की ओर होगी, उस आवेश से बाहर की ओर। ये नोट आप करने की चीज है। अगर यहाँ पर धन ऋण है और हम जानते हैं कि परीक्षण आवेश सदैव धन होता है, तो धन और ऋण में एक जो आकर्षण बल है वो अंदर की ओर कार्य करेगा और जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर। इसका मतलब है यदि कहीं पर भी अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होगा, यदि आवेश ऋण है तो वैद्युत क्षेत्र सदैव अंदर की ओर होगा किसी भी बिंदु पर उसके चारों। तो इसको आप नोट करें। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये आवेश कोई भी है धन में है और परीक्षण आवेश सदैव धन में ही होगा। तो यहाँ पर लगने वाला जो बिंदु P पर है, सदैव सर्वप्रथम हमने उसके लिए बल निकालना पड़ेगा कि बिंदु P पर लगने वाला कूलाम के नियम के अनुसार कितना बल होगा। तो हम जानते हैं कि कूलाम का जो नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। ये F है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F/Q0। तो इस तरीके से F की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, ये है, और उसको हमने Q0 से डिवाइड करना है। तो Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो E का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो आवेश है Q है और दूरी कितनी है उसकी r है, तो r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होगी। तो इस तरीके से ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो किस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र जो है परिवर्तित होता है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E है और ये दूरी R है। इन दोनों के बीच में यदि आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप लोग देखेंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि ये अपॉन बट्टे में स्क्वायर के रूप में कम होगी। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से ग्राफ आता है इसका। ये जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जब r की वैल्यू 0 की ओर होगी, जब r टेंड्स टू 0, जब r 0 है, 0 की ओर है, जा रहा है, तो उस टाइम r की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो E की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो E टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे ये मिलता नहीं है आपस में, इस प्रकार से। अब यह इस बिंदु पर देखें जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी, r जो है अनंत की ओर जा रहा है, मतलब बिंदु बहुत दूरी पर है, तो वैसी स्थिति में E टेंड्स टू, E जो है 0 की ओर। इसका मतलब है यदि कोई आवेश है उसके निकट आप जा रहे हैं, बहुत निकट जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जितना निकट जाएंगे उतना बढ़ेगा। और उसके विपरीत यदि आवेश के यदि आप दूर जाएंगे और बहुत दूर जाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से
इस ग्राफ की सहायता से भी आप इस बिंदु आवेश में किस प्रकार से ये परिवर्तित हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, आवेश के अनुक्रमानुपाती आवेश बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और यदि दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम होगा। अब इसमें प्रश्न सीधे सीधे कभी कभी आ जाते हैं कि माना हमने एक वस्तु, एक आवेश है, उसके बीच किसको एक बिंदु है, उसकी उस बिंदु की दूरी को हम डबल कर दे रहे हैं, दुगनी दूरी पर बिंदु चले जा रहा है, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आएगा। तो दूरी दुगनी हो जाने से क्या होगा, दूरी दुगनी होने से उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब कम होगा। अब कम होने का मतलब कितना कम होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब है यदि आप दूरी को दुगना कर देंगे तो उसका वैद्युत क्षेत्र 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना कम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दूरी को तिगुना कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 गुना कम हो जाएगी। यदि दूरी को आप 4 गुना बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसका जो वैद्युत क्षेत्र है वह 16 गुना कम हो जाएगा। इसका उल्टा करते हैं, यदि हम दूरी को कम करते हैं, आधा कर देते हैं, तो दूरी को आधा करने से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, तो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना बढ़ेगा। इसी प्रकार से तिहाई कर देंगे दूरी को तो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग के रूप में या तो घटेगा या बढ़ेगा। अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो वर्ग के रूप में घटता जाएगा, यदि दूरी को घटाएंगे तो उसी के वर्ग के रूप में जो है वो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो इसी प्रकार से आवेश के रूप में एक क्वेश्चन है, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, माना एक आवेश है, हम इस किसी आवेश को दुगना कर दे रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनिए, किसी आवेश को दुगना कर दे रहे हैं और उसकी बीच की दूरी को आधा कर दे रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आएगा। दूरी, आवेश को दुगना कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आधा कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर आएगा, इस चीज को हमने यहाँ पर करना है। तो आप लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हमने 1/4πε0 को एक के मात्रक ले लिया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए के E1 = KQ/R²। ये पहला फॉर्मूला है कि एक आवेश है Q, उसके कारण R दूरी पर एक बिंदु है P, तो इस पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 = KQ/R²। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम इस Q को 2Q डबल कर दे रहे हैं और R को आधा कर दे रहे हैं, R को आधा कर दे रहे हैं। Q को डबल और R को आधा करने से जो नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी K, Q की जगह 2Q और R की जगह R/2 इस तरीके से है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, K × 4 × 8 × Q/R²। इस 8 को अगर हम आगे ले दें तो E2 = 8 K × Q/R²। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, E1। तो इसको अगर हम लिखेंगे E2 = यहां पर आ जाएगा 8 × E1, 8 × E1। इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह पहले के वैद्युत क्षेत्र का 8 गुना हो जाएगा। जब हम आवेश को दुगना कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र को उनके बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ 8 गुना, क्योंकि 2 गुना आवेश के कारण बढ़ा और 4 गुना दूरी के आधे होने के कारण बढ़ा, तो 4 दूनी 8 गुना बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि यदि हम आवेश को दुगना कर दें और दूरी को भी दुगना कर दें, दोनों को दुगना कर रहे हैं, आवेश को भी दुगना कर रहे हैं और दूरी को भी दुगना कर रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो आवेश को दुगना करने से 2 गुना बढ़ेगा और दूरी को दुगना कर से 4 गुना घटेगा। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 2/4। तो 2/4 में 1/2। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र जो है पहले का आधा हो जाएगा। E2 is E1/2। इसको आप फॉर्मूले के द्वारा जैसे हमने अभी इसमें किया है वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि पहले का आधा हो जाएगा। इस चित्र की सहायता से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसा भी आपको दिया है, दुगना दिया जा रहा है तो उसको दुगना कर दीजिए, आधा दे रहा है तो आधा कर दीजिए,
फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे कूलम्ब्स के लॉ में है, चाहे आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है, ये अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है तीव्रताओं का सदिश योग, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग यदि हमने निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों का योग किस प्रकार से होता है, ये कक्षा 11 में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है। वही नियम यहाँ भी लगाना है, क्योंकि अगर किसी एक बिंदु, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बिंदु P है, इसके चारों ओर 4 बिंदु आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो यहाँ पर जो बिंदु P पर है, इनकी दूरी भी हम लिख देते हैं, इनकी दूरी भी R1, R2, R3, R4 है। तो यहाँ पर बिंदु P पर Q1 के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, Q2 के कारण भी पैदा होगा, Q3 के कारण भी और Q4 के कारण, सबके कारण एक वैद्युत क्षेत्र। तो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यदि हम इसको निकालें तो हम इसको, वैसे तो हम जानते हैं कि अगर कुल का मतलब हमें जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, एक सदिश राशि है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आवेश किस प्रकार के हैं, धन है या ऋण है। धन है तो इनकी दिशा बाहर की ओर होगी, ऋण है तो अपनी ओर होगी। तो उन दिशाओं को देखना पड़ेगा और दिशाओं को देखते हुए उनका हमें सदिश योग निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसका कुल वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। आप E इज इक्वल टू विदाउट वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं ऐड कर सकते। माना यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम आ गई, कि 15 न्यूटन पर कूलम आ गई, इसकी 5 न्यूटन पर कूलम आ गई, इसकी 20 न्यूटन पर कूलम आ गई। तो इन सभी को एल्जेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ सकते, आपने इसको वेक्टोरिकली जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर की विधि से जोड़ना पड़ेगा। उसी विधि से जोड़ करके हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको मैं करके दिखाऊंगा। और यही तरीका हम कूलम्ब्स के लॉ में जो बल निकालते हैं, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, तो उसको भी इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि एक बिंदु के चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, तो उस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हमको सदिश राशियों का जो योग का नियम है, उस नियम को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।